तो दोस्तों तैयार हो जाओ क्योंकि आज का वीडियो वो है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूं जैक बोर्ड क्लास 10 केमिस्ट्री के 5 नंबर वाले टॉप सवाल, जिन्हें मैंने खुद केयरफुली सिलेक्ट किया है। चाहे आप एग्जाम में पिछली बार फेल ही क्यों ना हुए हों या फिर टॉपर बनना चाहते हो, यह वीडियो सभी के लिए बेहद मददगार साबित होने वाला है। हम पहले देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिर मैं आपको कुछ ऐसे स्पेशल क्वेश्चंस भी बताऊंगा जिनके आने का इस बार 100% चांस है। और हाँ, फिजिक्स के 5 नंबर वाले क्वेश्चंस का वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा तो उसे भी जरूर देख लेना। ये वीडियो टॉप सीक्रेट है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखना। इतना सॉलिड कंटेंट है कि टॉपर्स भी इसे मिस नहीं करना चाहेंगे और फेल स्टूडेंट तो इसे देखकर बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि अब वो हम फेल कभी नहीं कर सकते। तो चलिए बिना समय गंवाए करते हैं शुरू, और मैं आपको दिखाता हूं वो क्वेश्चंस जो आपके मार्क्स गारंटीड बढ़ा देंगे। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। ये आपका है संकलन, जिसे संयोजन भी कहते हैं, शब्दों का खेल है। डियर ध्यान देना। एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? सबसे पहले आपको बताना है संकलन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना है और उसके बाद फिर बताना है हाइड्रोजनीकरण का औद्योगिक अनुप्रयोग लिखना है। ये पूरा मिला करके आपका एक कंप्लीट 5 नंबर का पैकेज बनता है। तो देखिए आंसर कैसे राइट करेंगे उसको समझना है। संयोजन अभिक्रिया या संकलन, इसमें होता क्या है, दो या दो से अधिक तत्व या फिर यौगिक आपस में मिल करके एक नया यौगिक या फिर एक नया तत्व बनाते हैं। जैसे इसको लिख देंगे एकदम सिंपल सी भाषा में, जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक, दो या फिर दो से अधिक पदार्थ आपके आपस में मिल करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया या फिर हम लोग संकलन अभिक्रिया कहते हैं। संकलन का मतलब ही होता है ऐड होना या फिर जुड़ना, उसी को संयोजन भी बोला जाता है। अब इसका एक एग्जांपल यहाँ पे लिया गया, जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड है और उसके बाद आपका H2O पानी के साथ क्रिया करके CaOH होल ट्वाइस बनाता है। ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे देता है। अब बात करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। प्रतिस्थापन जैसा इसका नाम है, प्रति और स्थापन मतलब किसी एक की जगह जो है कोई दूसरा आकर के बैठ गया। यानी कि जिस अभिक्रिया में कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है। अधिक क्रियाशील तत्व जो है कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है जिंक है Zn प्लस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है CuSO4। अब ये जो जिंक है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को देखिए यहाँ पे अलग कर देता है, यानी प्रतिस्थापित कर दे रहा है, कॉपर अलग हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो जिंक है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। कॉपर जो है जिंक की अपेक्षा थोड़ा कम अभिक्रियाशील है। तो ज्यादा अभिक्रियाशील पदार्थ जो होते हैं वो किसी सॉल्यूशन से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को रिप्लेस कर देते हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ आपको मिल गया Zn प्लस CuSO4 दे देता है ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट, और कॉपर अलग हो जाता है। अब बात करते हैं, इसमें और पूछा था हाइड्रोजनीकरण क्या है। एक्चुअली ये तो नहीं पूछा था, उसने लिखा था कि हाइड्रोजनीकरण का औद्योगिक अनुप्रयोग लिखना है। ठीक है, फिलहाल आप एक छोटी सी डेफिनेशन भी लिख दोगे तो आपके आंसर में 4 चांद लग जाएंगे। देखिए, असंतृप्त तेलों में हाइड्रोजन गैस जोड़कर उन्हें संतृप्त ठोस वसा में बदलने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। ठीक है, क्या है, असंतृप्त तेलों में हाइड्रोजन गैस को जोड़ करके उनको संतृप्त ठोस वसा में यानी फैट में बदलने की जो प्रक्रिया है वो हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। अच्छा, इसका यूज कहाँ होता है? तो खूब आपने बाजारों में देखा होगा इसका अनुप्रयोग, औद्योगिक अनुप्रयोग, कि वनस्पति घी खूब नाम सुना होगा, जिसको हम लोग देहाती भाषा में डालडा बोलते हैं। तो उसके निर्माण में इस टेक्निक का यूज खूब होता है, यानी हाइड्रोजनेशन का यूज होता है। अब इसमें कौन सा एक उत्प्रेरक का काम करता है? तो निकेल इसमें उत्प्रेरक का काम करता है। ये भी नहीं पूछा गया, लेकिन आपने एक साइड से की पॉइंट डाल दिया तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। धातु एवं अधातु के 3 भौतिक और 2 रासायनिक गुण, ज्यादा नहीं देना है, 3 भौतिक
और दो रासायनिक गुणों में अंतर लिखना है। ये क्वेश्चन 2025 में आपका आया हुआ बोर्ड एग्जाम में है और इसके पहले भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है। फिलहाल पिछली बार आया है तो इसको मैं थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस दूंगा, लेकिन आए हुए क्वेश्चन ये जरूरी नहीं है कि अगली बार भी ना आए, इसलिए आपको पढ़ना बनता ही बनता है। जो टॉप करने की इच्छा रखते हैं तो पढ़ के जाना बनता है। फिलहाल एकदम सिंपल है, आप वैसे भी लिख सकते हो। पहले भौतिक गुणों में अंतर क्या है, तो धातु अधातु, इस तरह से टेबल बना देना छोटी सी। तो धातुएं चमकीली होती, दिमाग में एकदम बैठा रहेगा, जबकि अधातुएं चमकीली नहीं होती। कक्षा 8 का प्रश्न है। ये धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, अर्थात इसमें ऊष्मा भी प्रवाहित हो सकती है और विद्युत भी प्रवाहित हो सकती है। अब बात करते हैं अधातु, ना तो ऊष्मा की सुचालक होती है ना तो विद्युत के सुचालक, यानी ये ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है, कुचालक। जो चीजें सुचालक नहीं होती उनको कुचालक कहते हैं। तन्य एवं आघात वर्ध्य, तो धातुएं तन्य होती हैं और आघात वर्ध्य होती हैं। तन्य का मतलब इनको पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है और आघात वर्ध्य का मतलब होता है इनको पतली शीट यानी पतली चादर के रूप में पीट करके बनाया जा सकता है। अधातुएं क्या होती हैं, भंगुर होती है। भंगुर का मतलब टूटने वाली, भंगुर मतलब टूटने वाली। तो आप भंगुर की जगह पे टूटने वाली भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भंगुर ज्यादा मच बेटर शब्द है। अब रासायनिक गुण में भाई डिफरेंस देखिए, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ती हैं कौन, धातुएं, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं अधातुएं। अच्छा, क्षारीय ऑक्साइड बनाती है धातुएं, जबकि अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं अधातुएं। अब बात करते हैं अगला सुपर क्वेश्चन, पारे के एक मुख्य अयस्क का नाम। एक नंबर का क्वेश्चन यही हो गया। वह सूत्र, एक नंबर ये हो गया। उसे धातु ऑक्साइड में बदलने की विधि लिखिए, 2 नंबर ये हो गया। उसके बाद पारे के निष्कर्षण की अभिक्रिया लिखिए, 2 नंबर ये हो गया। इस तरह से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको टू दी पॉइंट कैसे आंसर लिखना है, सबसे पहले पारे के मुख्य अयस्क का नाम होता है सिनेबार। अब उसका हम सूत्र लिखेंगे, उसका सिनेबार का सूत्र होता है HgS, ठीक है, जैसा लिखा हुआ है। अब धातु ऑक्साइड में बदलने की विधि, तो धातु ऑक्साइड में बदलने की विधि को हम लोग भर्जन कहते हैं। यहाँ पे रिएक्शन लिख दिया गया। भर्जन में होता क्या है, धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए हम शुद्ध मरकरी को लेकर के हवा में जलाते हैं, हवा में उसको जलाते हैं, रोस्ट करते हैं। तो ये आपका HgO यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन जाता है। तो इस तरह से इसका ऑक्साइड बनता है, राइट। अब बात करते हैं अभिक्रिया किसकी किसकी अभिक्रिया, तो भाई निष्कर्षण की अभिक्रिया है ये, ठीक है, इसके निष्कर्षण की अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, सिनेबार को एकदम खुली हवा में लगभग 700 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो है इसको हम गर्म करते हैं, रोस्ट करते हैं। अच्छा, रोस्टिंग का मतलब क्या हुआ, यहाँ भर्जन लिखा हुआ था, भर्जन का मतलब होता है हवा में जलाना, यानी खुले में जलाना, हवा में किसी चीज को जलाना। और कितने डिग्री तक जलाया जाता है, 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक जलाते हैं। किसको, HgS यानी सिनेबार को। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। जब जलाया जाता है तो आपको क्या मिलता है, मरकरी मिलता है Hg, और प्लस का SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इस तरह से ये आपका रिएक्शन बन जाएगा। चलिए बात करते हैं अब चौथा क्वेश्चन बच्चों, खनिज एवं अयस्क में दो अंतर लिखिए। ये देखिए 2 नंबर का ये बन गया। आघात वर्धनीयता क्या है, अभी मैंने ऊपर में आपको हिंट दे दिया था। आघात वर्धनीयता क्या है कि हम किसी भी मेटल को पीट करके पतली चादर के रूप में उसको बदल देते हैं, तो धातुओं का यह गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। अच्छा, उदाहरण भी देना है। और उसके बाद कह रहा है तांबे के विद्युत परिष्करण में कौन सा इलेक्ट्रोड अशुद्ध धातु से बनता है। तो इलेक्ट्रोड आपने देखा होगा 2 होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोड और एक कैथोड। तो आपको उसी को पूछ रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रोड जो है वो अशुद्ध धातु से बनता है। तो चलिए एक एक का आंसर देते हैं। सबसे पहले 2 अंतर लिखेंगे खनिज अयस्क का। तो खनिज और अयस्क इस तरह से टेबुलेट करिए। तो खनिज प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, जबकि अयस्क जो है धातु प्राप्त करने योग्य होते हैं। अच्छा, सभी खनिज क्या होते हैं, सभी उपयोगी नहीं होते हैं, जबकि अयस्क जो होते हैं वो आर्थिक रूप से उपयोगी होते हैं। ये मेजर 2 डिफरेंसेस हैं, एकदम की फैक्ट। ऐसा आपको कहीं पर वीडियो और कंटेंट देखने को डियर नहीं मिलेगा। ये वीडियो लास्ट तक देखने के बाद आपको खुद आभास हो जाएगा।
अब बात करते हैं आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, उसे हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर सोना यहाँ पर लिखा गया, सोना चांदी कोई सा भी आप, कॉपर हो गया है ना, पीतल हो गया, तो तांबा हो गया, ये सब आप जो है कोई मेटल ले सकते हैं। अब बात करता है तांबे के विद्युत परिष्करण में अशुद्ध धातु से बना इलेक्ट्रोड एनोड होता है। कौन सा? एनोड, राइट, याद रखना। ये अब यहाँ पे इसका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5, थर्मिट अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो थर्मिट अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण देना है, एक उपयोग लिखना है, संक्षारण के लिए आवश्यक शर्तें लिखनी है। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है। जिस अभिक्रिया में एल्यूमिनियम पाउडर किसी धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, उसे थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण दे देंगे। एक्चुअली यहाँ अभिक्रिया का परिभाषा नहीं पूछा था, लेकिन थर्मिट अभिक्रिया क्या है अगर कह रहा है तो आपको इसको लिखना जरूरी है। अब एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप इसको दिमाग में वैसे भी बैठा के रख सकते हो कि भाई एल्यूमिनियम का जो पाउडर होता है उसको किसी धातु के ऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया कराया जाता है तो वो बहुत ज्यादा ऊष्मा जनरेट करता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, रिएक्शन में देखिए यहाँ पे आयरन का ऑक्साइड है Fe2O3 और एल्यूमिनियम पाउडर है, दे देता है Al2O3 और ट्वाइस Fe। यहाँ आयरन अलग हो जाता है और साथ ही साथ में ऊष्मा भी जनरेट होती है, राइट। यहाँ पे तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जनरेट होता है। अब बात करते हैं इसका यूज क्या होता है। यूज भी इसमें पूछा गया था, देखिए एक उपयोग लिखने के लिए कहा गया, तो यहाँ दो उपयोग मैंने लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप दो भी लिख सकते हो, कम से कम एक तो लिखना ही है। एक यूज क्या है, रेलवे पटरियों के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने के लिए थर्मिट वेल्डिंग में यूज किया जाता है, थर्मिट वेल्डिंग का यूज किया जाता है, यानी इसी रिएक्शन के थ्रू जो है वो वेल्डिंग की जाती है। अगला, भारी मशीनों एवं लोहे के भागों की मरम्मत करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं संक्षारण के लिए आवश्यक कंडीशंस क्या होती हैं। तो दो बातें बिल्कुल आवश्यक होती हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए और नमी या फिर जल की उपस्थिति होनी चाहिए। इन दोनों के ही कारण, ये दोनों जब एक साथ होते हैं तभी संक्षारण की प्रक्रिया होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे, सुपर क्वेश्चन। ऐसी धातु का नाम लिखिए जो हथेली पर रखने से पिघल जाती है। ये एक नंबर क्वेश्चन हो गया। दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम लिखिए, 2 नंबर का ये हो गया। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन क्यों नहीं करते, जबकि गलित या जलीय अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, 2 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। इस तरह से आपकी स्टेप मार्किंग होती है डियर, इसलिए आपको क्वेश्चन के आंसर को मैं बार बार आपको अल्टीमेट कर मतलब चेता रहा हूं कि इस चीज का ध्यान देना जरूरी है। तो वो ऐसी धातु का नाम लिखिए जो हथेली पे रखने में पिघल जाती है, तो उसका नाम है गैलियम, राइट। अब दो उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ZnO होते हैं, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब बात करते हैं कारण की। यहाँ पे देखिए ये वाला लास्ट वाले का आंसर जो रीजन देना है, तो ठोस अवस्था में आयनिक यौगिकों के आयन जो होते हैं वो गतिशील नहीं होते, इसीलिए विद्युत प्रवाहित नहीं कर पाते, जबकि गलित या फिर जलीय अवस्था में आयन स्वतंत्र होकर विद्युत का चालन करते हैं, राइट। तो ये रीजन आपने सिंपल सा देना है एकदम सटीक बिंदु के आधार पर। सुपर क्वेश्चन, मैंने कहा था कि आपको मैं ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जिसका आने का चांस जबरदस्त है, तो उसमें से पहला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, इस बार आने के लिए। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा Na2O, राइट, सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण आपको दर्शाना है। तो ध्यान देना, अब यहाँ पे कैसे आपको इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण विधि द्वारा इनका निर्माण दर्शाना है। तो सबसे पहले Na2O का निर्माण करना है, कैसे, तो आपको पता होना चाहिए, आपने ऐसे लिखना है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2, 8 और 1। तो इस तरह से आप यहाँ पे इतना लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे चूंकि इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम जब देता है Na प्लस और प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज कर देगा, इस तरह से लिखना है। और उसके बाद जो ऑक्सीजन होता है उसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, 2,6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा
तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस का। ये हो गया ऋणी। अब इसने क्या किया, ये निकाला, जबकि ये क्या करेगा, अंदर लेगा। ठीक है, तो अब जो है ये जो है पहले से, ये देखो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो ये बना दिया O2 माइनस, राइट। उसके बाद अब ये आपका रिएक्शन कैसा बन जाता है, यहां पे दिख रहा है, ट्वाइस Na2 प्लस प्लस O2 माइनस माइनस दे देता है Na2O। अब इसी को आपको क्या करना है, देखिए इलेक्ट्रॉनों को हम लोग दो अलग अलग किस्म से जो है दर्शाते हैं, यहाँ पे डॉट इस तरह से, और एक तो आप जो है क्रॉस से। ठीक है, तो एक पे डॉट और एक पे क्रॉस दर्शा सकते हो, या फिर दोनों पे डॉट दर्शाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, दर्शाना क्या होता है, यही जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप काट दो, लेकिन इतना लिखना जरूरी है, क्योंकि इसी की मदद से आपको ये जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तरीका जो सामने दिख रहा है, ये बनाना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही बनाना, यही पूछ रहा था। तो हम करेंगे क्या, अब देखिए Na प्लस कितना लेना पड़ेगा, 2 Na लेना पड़ेगा, इसलिए यहां पे देखो थोड़ा सा ये जरूरी था, ये आपका रिएक्शन कौन सा वाला, तो यहां पे ये रिएक्शन जरूरी अर्जेंट था। ये देखिए, ये ट्वाइस Na प्लस प्लस O2 माइनस माइनस, ये इक्वेशन पे अब आपको बैठाना है। तो Na कितना लेना है, Na प्लस 2 लेना है, तो एक Na यहां पे लिया गया और एक Na यहां पे। अब Na के साथ में एक इलेक्ट्रॉन यहां फ्री है, एक यहां फ्री है, प्लस किया गया। ऑक्सीजन के साथ में देखिए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट हुआ, इसके साथ शेयरिंग हुई, इसके साथ शेयरिंग हुई। अब दोनों का क्या हुआ, अष्टक पूरा हो गया। ठीक है, अब सोडियम का भी इसका अष्टक पूरा, इसका अष्टक पूरा, और ऑक्सीजन के को जो है 2 की जरूरत थी, तो एक इस वाले Na ने दे दिया, इस वाले Na ने 1 दे दिया, और इस वाले Na ने 1 दे दिया। इस तरह से ऑक्सीजन को 2 की जरूरत थी, जो Na से ले लिया। ठीक है, और Na को जरूरत थी एक एक इलेक्ट्रॉन देने की, तो दोनों Na ने एक एक करके ऑक्सीजन को दे दिया। अब इस तरह से दोनों का अष्टक कंप्लीट हो गया और दोनों स्टेबल हो गए, और जुड़ करके बना देते हैं Na2O, राइट। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये जो प्लस का चिन्ह है इसको अंदर में लगाना। ठीक है, चूंकि एक Na यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 Na हो गया, तो Na2 इस तरह से लिखा जाएगा, और O उसके बाद यहाँ ये बाहर में ही 2 माइनस माइनस ऐसे लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से इसका फॉर्मेशन हो गया। अब बात करते हैं MgO का निर्माण, इसी तरह से आपको MgO का भी करना है। तो मैग्नीशियम का कितना होता है, 12, इसको लिखेंगे 2, 8, 10 हो गया, और 2। तो इस तरह से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये निकालना चाहेगा मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस आ जाएंगे। ठीक है, निकालना यानी किसी को दे देना, यानी धनी है, तो Mg के ऊपर में 2 प्लस प्लस आ जाएगा। अच्छा, MgO जब बन रहा है MgO, तो कैसे बना, Mg और प्लस का O करके बना हुआ, सिंपल सा इक्वेशन है। तो Mg यहाँ पे सिंगल, 2 उसके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अकेले अकेले हैं, प्लस ऑक्सीजन वाला 6 है, तो एक ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन को सिंपल सा दे देगा, तो इसके पास Mg प्लस प्लस और यहाँ O माइनस माइनस बन जाएगा। तो एकदम सिंपल सा आपको MgO का जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो सिंपल सी दिख जा रही है, ऐसे बनाना है। ये क्वेश्चन भी 5 नंबर में आया, कई बार ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, तो उसमें ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, वो पूछने वाले पे डिपेंड करता है किसमें क्या पूछ ले, लेकिन ये 5 नंबर में भी क्वेश्चन आया हुआ है। बात करते अगला गजब का क्वेश्चन, समावयवता क्या है, पेंटेन के सभी समावयवों के नाम व संरचना सूत्र लिखिए। मेरा दूसरा टॉप सिलेक्टेड इस बार का, कि मुझे मेरा अनुमान है, फिलहाल मैंने ये सारे के सारे लिस्टेड किए हुए हैं, लेकिन इनमें से भी जो मैंने आपको बताया कि सीक्रेट क्वेश्चन, वो दूसरा सीक्रेट क्वेश्चन यही है, ये इस बार आने का चांस रखता है दूसरे नंबर पे। अब बात करते हैं समावयवता क्या है, तो भाई जब किसी यौगिक का आणविक सूत्र समान हो लेकिन संरचना उसकी भिन्न भिन्न हो, तो उसे समावयवता कहते हैं। ठीक है, अब बात कर रहा है कि पेंटेन जिसका सूत्र होता है C5H12, इसके समावयवी कौन कौन से होते हैं, तो डियर इसके 3 समावयवी होते हैं,
यानी जिनके आणविक सूत्र तो समान होंगे लेकिन उनके संरचना यानी स्ट्रक्चर यानी बनावट वो अलग अलग हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले पहला जो इसका समावयवी है वो है एन पेंटेन या फिर नॉर्मल पेंटेन बोलते हैं। नॉर्मल पेंटेन का मतलब पेंटेन ही हुआ, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं आना है। नॉर्मल पेंटेन मतलब पेंटेन ही हुआ। और एन पेंटेन तभी बनाते हैं यानी नॉर्मल रहेगा जिसमें कोई चेन नहीं होती है, मतलब सिंपल एक चेन होती है, सिंपल एक चेन, चेन मतलब सीरीज, ठीक है, सिंपल एक चेन होगी जैसा यहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो। अब इसमें कितने कार्बन है, तो कार्बन की संख्या 5 है और हाइड्रोजन है 12। तो देखिए CH3 जुड़ गया, CH2 सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया है, ठीक है, पेंटेन। तो पेंट और प्लस का एन ये जुड़ करके बन गया पेंटेन, राइट। क्यों, क्योंकि सभी में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन वाला आ गया। डबल बॉन्ड होता, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड होता तो इन करके आता, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखना है। अब दूसरा इसका जो समावयवी है उसका नाम होता है आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन वो संरचना होती है जिसमें एक सीरीज तो ऐसी रहेगी और कम से कम एक कोई दूसरी भी चेन, एक एक दूसरी चेन भी आपको बनती है, वो भी सिंगल, ठीक है, सिंगल चेन, एक अलग सिंगल चेन बनती है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि इसमें दो चेन बन जाती है, ठीक है। और अगर दो से अधिक चेन बन गई तो उसको हम लोग नियो पेंटेन कह देंगे, ठीक है, उसमें क्या लगा देंगे, नियो, बिल्कुल नया, राइट। तो अब देखिए आइसोपेंटेन के लिए जैसा यहां पे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो यहां पे देखिए CH3 और CH3 और उसके बाद CH2, इस तरह से पांचों आपके जुड़े हुए हैं। तो यहां पे इसका नामकरण ध्यान देना, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। कई बार आपको आपको जो है कहेगा आइसोपेंटेन का IUPAC पद्धति में नाम भी लिखो, तो मैं थोड़ा सा आपको इसके नामकरण को भी समझाने की कोशिश करने चल रहा हूं। तो देखिए जो इसका नामकरण करने के लिए आपको तो एक बेसिक चीजें हैं जो आपने कार्बन एटम के आधार पर कार्बन के परमाणुओं की संख्या पे आपने पढ़ा होगा कि एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन है, चार है, पांच है। तो इस तरह से क्या पढ़ा है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ऐसे पढ़ा है ना। कार्बन की संख्या के आधार पर ये आपने उच्चारण करना है। अच्छा दूसरी बात क्या करना है, अब अगर सिंपल है, अगर एक जैसे मैंने बताया कि सिंगल बॉन्ड है तो एन का उच्चारण आएगा, डबल बॉन्ड है तो इन का उच्चारण आएगा और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन का उच्चारण आएगा, एन इन आइन, यानी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब बात करते हैं आइसो में, अगर सिंगल चेन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर उससे अधिक चेन होती है जैसे आइसो में है और नियो में रहती है, तो चेन में अगर आप देखेंगे चेन के साथ जो जुड़े हुए एलिमेंट हैं, अगर CH3 जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है तो यहां पे एक कार्बन है तो ये आपका मेथिल बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, मेथिल, ठीक है। और अगर जैसे C2H5 जुड़ा हुआ तो इसको हम लोग एथिल बोल देंगे, ठीक है, एथिल। तो इस तरह से आपका ये नाम बोला जाता है। सॉरी, इसको मेथिल नहीं बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं, क्या, मिथाइल, और इसको एथाइल बोलते हैं, एथाइल, ठीक है। अब देखो कैसे इसका नामकरण किया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है जो चेन होती है, जैसे ये बड़ी वाली चेन है, इस पे अब हम कार्बन कार्बन जो एटम है उसको हम नंबरिंग करते हैं सबसे पहले। और नंबरिंग किधर से करेंगे, जैसे एक चेन तो ये वाली हमारी मिल गई, दूसरी चेन ये वाली है, ठीक है। तो ये जो ब्रांच बनी हुई है, ये ब्रांच सबसे नजदीक किधर से पड़ेगी, इधर से पड़ेगी या फिर इधर से पड़ेगी। तो आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट साइड से जल्दी पड़ेगी, तो लेफ्ट साइड से काउंटिंग करेंगे, 1, इसको 2, फिर 3 और इसको फिर 4 करेंगे। अब जरा देखेंगे कि ब्रांच जो है वो दूसरे वाले नंबर पे पड़ रही है और ये जो CH3 है ये क्या चीज है, तो आपको यहां बताया गया CH3 को क्या बोलेंगे, मिथाइल, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें
इस लंबी वाली चेन को, लंबी वाली जो आपको मोटा कलर से रेड से आपको दिखा रहा हूं, इसमें कितने कार्बन एटम है? 4 है। 4 कार्बन एटम होते हैं तो नाम में क्या जोड़ेंगे? मेथ एथ प्रोप ब्यूट। क्या जोड़ेंगे? ब्यूट। ठीक है, ब्यूट प्लस उसके बाद कितना नंबर पे है? तो भाई लिखेंगे 2। ठीक है, तो सबसे पहले एक्चुअली क्या करना है, 2 नंबर पे जो ब्रांच जुड़ा है उसका नाम पहले लिखना है। तो कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है? तो 2 मिथाइल। ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल प्लस ब्यूट, और इन सब में सिंगल है तो ब्यूटेन। ठीक है, तो ये आपका जुड़ करके 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब हम बात करते हैं नियोपेंटेन। इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, फिलहाल आपको वहां नाम नहीं लिखना है, ये मैं एक्स्ट्रा समझा रहा हूं। ठीक है, बाय द वे आपका ये क्वेश्चन आ ही गया, आईयूपीएससी पद्धति में नामकरण करने के लिए भी आता है, इसलिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिलहाल अब हम बात करते हैं नियोपेंटेन की। तो नियोपेंटेन में चेन देखिए, यहां पे 2 ब्रांचेस बनी हुई है, एक ये वाली और एक ये वाली। सबसे लंबी जो सीरीज है उसमें 3 कार्बन है। अब आप इसको चाहे जिधर से जोड़िएगा, 1 2 3 या फिर 1 2 3, तो दोनों साइड से आपको दूसरे नंबर पे, और ये देखिए दूसरे नंबर पे टोटल 2 गुना CH3 बन रहा है। राइट, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 2, अगर CH3 है तो उसको हम लोग डाई बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? डाई। और CH3 मतलब क्या हुआ? CH3 मतलब मिथाइल, मिथाइल जो ऊपर में आपने पढ़ा था। तो डाई मिथाइल, अब डाई मिथाइल हो गया। कितने पे डाई है? तो 2 2, तो लिखेंगे 2 2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहां पे 3 कार्बन है, 1 2 3 जो सीधी वाली चेन है उसमें देखिए मेथ एथ प्रोप, 2 2 डाई मिथाइल। अब क्या लिखेंगे? प्रोपेन, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इस तरह से इसका नामकरण होता है, थोड़ा सा है, लेकिन आप अगर थोड़ा ध्यान दिए होंगे तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगला सुपर क्वेश्चन, ये वाला तीसरे नंबर पे मैं इसको रख रहा हूं, जो कि इसका टॉप सीक्रेट नंबर 3 है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आने के चांस रखते हैं, जो मैंने पहला, दूसरा और ये तीसरा जब मैं बताने चल रहा हूं। निम्न यौगिकों का संरचना सूत्र लिखिए, एकदम 5 नंबर का सबसे सुपर क्वेश्चन आने लायक है ये। एथेनोइक अम्ल, इसका आपको संरचना सूत्र क्या होता है? CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। इस तरह से सिंपल रख देना, याद रखना है। ब्रोमोपेंटेन, तो पेंटेन है मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, यानी कार्बन की संख्या कितनी होगी? 5, और ब्रोमो लगा हुआ है, लास्ट में क्या लगा रहेगा? ब्रोमीन। तो इस तरह से अब कार्बन की, अब पेंटेन है, एन है, तो जाहिर सी बात है CnH2n+2, ये एल्केन का फॉर्मूला है। इसमें n बराबर कितना रख देंगे? n बराबर 5 रखेंगे, तो C5 और H कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 2 12, C5H12। अब इसी को हमको ब्रेक कर देना है, तो CH3 CH2 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 CH2। राइट, तो ये हमारा बन जाएगा, और लास्ट में जो एक हाइड्रोजन रहेगा, 11 हाइड्रोजन रहेगा, और लास्ट में Br लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका नाम बनता है, और ये आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। बात करते हैं ब्यूटेनोन की। ब्यूटेनोन का जो आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये C नंबर पे देखिए, CH3 CO CH2 CH3। इसको जरा ध्यान देना, ऐसे भी लिख सकते हो CH3 सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड यहाँ O कनेक्ट रहेगा। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये आपका कीटोन ग्रुप है। ये कौन सा है? कीटोन है, जिसमें क्या आता है? ओन आता है उच्चारण में। ठीक है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम परफेक्ट, चाहे ये वाला लिखो चाहे ये वाला लिखो। अब बात करते हैं हेक्सेनल की। हेक्सेनल, इसमें अल आ रहा है, राइट, यानी CHO एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आएगा। एल्डिहाइड में क्या आता है? अल, तो एल्डिहाइड CHO लास्ट में लगा हुआ है।
CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और फिर CHO। इस तरह से आपको थोड़ा सा इसको मेमोराइज तो करना ही पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं प्रोपेनॉल की। प्रोपेनॉल तो जैसे मेथ एथ प्रोप, तीन जो है आपके कार्बन एटम रहेंगे और उसके बाद OH इसमें ऑल वाला फंक्शनल ग्रुप रहेगा, एल्कोहल वाला, राइट। तो CH3 CH2 CH2 OH ये आपका बन जाएगा प्रोपेनॉल, राइट। इस तरह से इसको आप याद रखेंगे, मुझे लगता है कि इस बार ये आना चाहिए। अब बात करते हैं अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक उपयोग लिखिए, साबुन के सफाई की सचित्र क्रियाविधि समझाइए। तो जाहिर सी बात है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, असंतृप्त तेलों में हाइड्रोजन जोड़कर जिन्हें संतृप्त वसा में बदलने की प्रक्रिया है, उन्हें संतृप्त वसा में बदलने की प्रक्रिया। उपयोग है वनस्पति घी, जिसे हम लोग डालडा बोलते हैं, उसके निर्माण में। अब साबुन की सफाई की क्रियाविधि की बात करते हैं। सिंपल सा ये वाला फिगर जरूर बना दीजिएगा, जहां अंदर में ये जो है ये तेल की बूंदें हैं और ये जो आपको दिख रहे हैं रेड कलर से, ये मैं डॉट डॉट बना रहा हूं, ये Na+ सोडियम आयन है, जो ये मिसेल का आपको फिगर दिख रहा है, ठीक है। बाहर बाहर में ये आपके सोडियम आयन या पोटेशियम आयन बनते हैं। अच्छा, अब ये जो ये एक पर्टिकुलर चीज है वो आपको यहाँ पे दर्शाई जा रही है, एरो दिख रहा होगा, या अब यहाँ पे ये जो गोल कलर वाला है वो जल रागी सीरा है, यानी कि जो जल के साथ जुड़ा हुआ रहता है। और ये जो ये तीर वाला जो पतला पतला है वो जल विरागी, यानी जो जल से हटा हुआ, जो जल के साथ नहीं रहता है, राइट। तो ये साबुन के मॉलिक्यूल्स हैं, उसको अलग से भी दर्शाया गया है। तो आपको ये फिगर छोटा सा बना देना होगा। अब इसके बारे में लिखा जा रहा है, साबुन में सिंगल बॉन्ड CO यानी कार्बोक्सिलेट आयन और सोडियम या पोटेशियम आयन होते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में आपको सोडियम आयन दिखाया गया है। अगला, साबुन के अणु का हाइड्रोफिलिक यानी जलरागी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक, यानी जिस जो पानी के साथ जुड़ता है, भाग पानी से जुड़ता है। और हाइड्रोफोबिक जल विरागी भाग जो है मैल या फिर तेल में घुस जाता है। ये देखो, मैल या फिर तेल के अंदर घुस जाता है ये वाला जलरागी सिरा, जो कि पानी जिसमें नहीं रहता, ठीक है। अगली बात है कि साबुन के अणु तेल या मैल को घेरे रखते हैं और मिसेल बनाते हैं। और क्या बनाते हैं, मिसेल बनाते हैं। ये देखिए, आपको मिसेल का ही ये फिगर बना हुआ है। अब पानी से धोने पर मैल और मिसेल के साथ पानी में घुल करके हट जाता है, जिससे कपड़े साफ हो जाते हैं। तो ये एकदम शॉर्ट तरीके में प्रोसेस को पूरा लिख दिया गया है। ऐसे ही आप अगर थोड़ा अभ्यास करिएगा तो आसानी से बना सकते हो। ये क्वेश्चन भी अपने आप में काफी दमखम रखता है आने का। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कार्बन के दो ऐसे गुण लिखिए जिनसे यौगिकों की विशाल संख्या मिलती है, साबुन व अपमार्जक में कोई तीन अंतर। तो जाहिर सी बात है, ये 2 नंबर का और ये 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, मिला के 5 नंबर। कार्बन के गुण कौन से, चतुस्संयोजकता एक पहली खासियत, यानी कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 का होना। ये 4 के चारों जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी को दे सकता है या फिर दूसरे से 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक पूरा कर सकता है। ये इसके पास 2 गुण होते हैं संयोजकता का, ये 2 तरीके का लाभ ही उठाता है। दूसरा, इसी गुण के कारण ये श्रृंखला निर्माण करता है, यानी कि चेन फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग कैटिनेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं साबुन व अपमार्जक में क्या डिफरेंस है। तो साबुन और अपमार्जक, अब आपको दिमाग में ये बड़े शब्द टेढ़े मेढ़े लगते होंगे, एक्चुअली अपमार्जक को डिटर्जेंट बोलते हैं, डिटर्जेंट बोलते हैं डियर। आपने देखा होगा जो कपड़ा धोने वाला साबुन है वही है डिटर्जेंट, और साबुन जिससे हम नहाते हैं वो उसको हम लोग कहते हैं सॉप, राइट, सॉप साबुन। तो यही मेन है, दिमाग में इतना बैठा के रखोगे तो बहुत आसानी से आंसर लिख पाओगे। अच्छा, साबुन की क्या खास बात होती है, कठोर जल में कम प्रभावी होता है, और जबकि अपमार्जक जो होता है डिटर्जेंट वो कठोर जल में प्रभावी होता है। अच्छा, साबुन स्कम यानी मैल, मैल का अंग्रेजी होता है स्कम, SCUM, स्कम बनाता है, जबकि अपमार्जक जो है वो स्कम नहीं बनाता। अच्छा, साबुन पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होते हैं, जबकि अपमार्जक होते हैं वो जल ज्यादा प्रदूषित करते हैं। अब सोच के देखो कि हमारे और आप सभी के घरों में इवन
कपड़ा धोने के लिए जो भी डिटर्जेंट पाउडर या फिर डिटर्जेंट केक जो साबुन होता है वो वही यूज हो रहा है, तो उससे पानी ज्यादा पॉल्यूटेड होता है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर व उदाहरण दीजिए। ठीक है, अंतर भी देना है, उसके बाद उदाहरण देना है। C8H16 संतृप्त है या फिर असंतृप्त, कारण लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंस दीजिए संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऐसे लिख लेंगे। इसमें एकल बॉन्ड होता है, किसमें? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंध पाया जाता है, जबकि असंतृप्त में द्विबंध या फिर त्रिबंध होता है। अब उदाहरण देने चल रहे हैं। उदाहरण सबसे सिंपल, एथेन का यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया गया C2H6। अच्छा, इसका उदाहरण हमने लिख दिया एथीन यानी C2H4। अब बात करते हैं कि C8H16 असंतृप्त है। अच्छा, ये असंतृप्त है क्योंकि यह CnH2n यानी ये किसका फॉर्मूला है? एल्कीन का। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आपको फॉर्मूला पूछता है, इनके सामान्य फॉर्मूले भी पूछता है। एल्केन का सामान्य फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है? CnH2n। और एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2 हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये तीनों एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पूछे जाते हैं, इनके सामान्य फॉर्मूले। तो यहाँ पे ये जो है किसके रूप का दिख रहा है? एल्कीन के नाम का दिख रहा है, एल्कीन के टाइप का, इस सूत्र से मेल खाता है, इसलिए यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्योंकि असंतृप्त में हमने देखा कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है और एल्कीन में डबल बॉन्ड पाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, एल्काइन क्या है? वहां एल्कीन पूछा, यहां पूछ रहा है एल्काइन। एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखिए। देखिए, एक नंबर ये, एक नंबर ये। सबसे सरल एल्काइन का नाम व संरचना सूत्र लिखिए। ये देख रहे हो, इस तरह से आपको ये फिर 2 और 3 नंबर का आपका मिल गया। अब बात करते हैं एल्काइन, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें त्रिबंध होता है उनको एल्काइन कहते हैं। सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। सबसे सरल अल्काइन है एथाइन और संरचना सूत्र है H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड H। ये आपको संरचना सूत्र लिखा हुआ है, इतना लिख दीजिए, 5 नंबर लेकर के घर जाइए। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण दीजिए। निम्न यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। एथेनोइक अम्ल है यानी CH3COOH, राइट। और उसके बाद H2S है हाइड्रोजन सल्फाइड, और उसके बाद प्रोपेनोन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समजातीय श्रेणी। समान रासायनिक गुणों वाले यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें क्रमागत सदस्यों में सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होता है, उन्हें हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं। एग्जाम्पल, एल्केन वाली श्रेणी, इसका सूत्र क्या है? CnH2n+2, राइट। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पे आते हैं। सबसे पहले CH3COOH पे आते हैं। CH3COOH, इसके संरचना सूत्र पे आते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके परमाणु क्रमांक, इसका 8, इसका 1, कार्बन का 6 है, ऑक्सीजन का 8 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे 2,4, इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 2,6। अब कार्बन के पास देखिए क्या चीजें बन रही हैं। कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 है, ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 है। ये देखिए आपको यहाँ पे ये वाला फिगर ऐसे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनी हुई है। अब क्या करना है? सबसे पहले देखिए CCOH, और इसके साथ में देखिए एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से बनता है। देखो यहाँ पे बनता है इस तरह से, C सिंगल बॉन्ड C, उसके बाद डबल बॉन्ड O और फिर सिंगल बॉन्ड H, राइट। अगेन यहाँ पे इस C से डबल बॉन्ड O जुड़ा रहता है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, कैसे कैसे ये एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, बस आपको इलेक्ट्रॉनिक जो बिंदु संरचना है इस तरह से बना देनी है। कितने कितने संयोजक होते हैं ये आपने इसको बना देना है। देखिए यहाँ पर इस साइड में भी आपको ये चीज बनी हुई है, ये देखो। ठीक है, देखो एक चीज यहाँ गलती है, ये वाला आपका सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन ही आपस में शेयर हो रहे हैं। अच्छा, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? कितने इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो रहे हैं।
जैसे एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन और ये दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे दो डबल बॉन्ड बन गया। इस तरह से ये देखिए आपको यहाँ पे सही सही बना हुआ है। चलिए अब बात करते हैं H2S का। आप इस तरह से देख सकते हैं H2S वाला। और अब यहाँ सल्फर का आप देख सकते हैं, सल्फर का क्या होता है 16, तो सल्फर का 16 के लिए कितना बनेगा 2,8,6, राइट 2,8,6। तो सल्फर के लिए ये देखिए यहाँ पे 2, 2, 4 और एक 5 और एक 6, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ बने, हाइड्रोजन का एक एक मिल करके एक सिंगल बॉन्ड यहाँ बना और एक सिंगल बॉन्ड यहाँ बना। तो देखिए HSH इस तरह से आपका ये बन जाएगा और ये आपको बनाना है। अब प्रोपेनॉन का यहाँ पे सामने आप देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है और ऐसे आपने बना लेना है, ठीक है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। बहुत लेंदी बन जा रहा है कोई है ना, लेकिन फिर भी आपको टाइम देना ही पड़ेगा। मैं दे रहा हूं तो आपको भी देना बनता है। ये देखिए अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न यौगिकों का संरचनात्मक सूत्र स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखिए। ब्रोमोपेंटेन, ये देखिए आपको ये क्वेश्चन ऊपर में भी आया था। मेथेनल, मेथेनल यानी HCHO लिखा जाता है। प्रोपाइन, प्रोपाइन का आपका CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये आपका प्रोपाइन हो जाएगा। बेंजीन, ध्यान देना बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 और यहाँ पर बेंजीन का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। आप देख सकते हैं साइक्लिक होता है, हर कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन अल्टरनेट डबल बॉन्ड के साथ में, यानी एक बार डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल इस तरह से। और ये एक हेक्सागन शेप में, हेक्सागोनल शेप में होती है। प्रोपेनोइक अम्ल, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोपेनोइक अम्ल है, मेथ एथ प्रोप 3 कार्बन रहेगा और ओइक अम्ल के लिए COOH लास्ट में जुड़ा रहेगा। CH3 CH2 COOH आपका ये स्ट्रक्चरल फार्मूला बन जाएगा। तो इसी के साथ ही बच्चों आज का ये हमारा सबसे सॉलिड सॉलिड क्वेश्चन की ये श्रृंखला समाप्त होती है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो, दमदार लगा हो तो लाइक ठोकिएगा जरूर। और ऐसे ही सुपर वीडियोस लेकर के आएंगे आगे, उसके लिए जुड़ जाइए हमारे चैनल से और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।